हाँ तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आपका एग्ज़ाम है क्लास टेंथ के यूपी बोर्ड का। तो सबसे पहले आप लोग को बहुत सारी बेस्ट ऑफ लक, जो आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंस, जो मतलब यहाँ पे 5 6 10 क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से थोड़ा सा दिखेगा। केवल हम 5 मिनट कराएंगे, तब सारा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा। आपको 15 मिनट दिया जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको 15 मिनट दिया जाएगा पढ़ने के लिए, उसमें आप रीड कर सकते हैं सारा क्वेश्चन। उसके बाद उसको आपका जो क्वेश्चन रहेगा 2 खंड में रहेगा, खंड अ में रहेगा और खंड ब में रहेगा। ठीक है, कितने सेक्शन में रहेगा? 2 सेक्शन में रहेगा, खंड अ और खंड ब में रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद 20 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो OMR बेस्ड रहेगा। आपको OMR सीट दिया जाएगा, उसमें आपको फील करना होगा जैसे जैसे फील किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन निर्धारित दिए रहेंगे, उसके नंबर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। तो आपके 4 ऑप्शन है। आपके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एंड भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एंड शुक्ल युग एंड शुक्लांतर युग। तो बाबू गुलाब राय, गुलाब राय मतलब कोई एक लेखक होंगे, तो वो द्विवेदी युग के कवि हैं। किसके युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, अब उसके बाद चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि मतलब किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि एक तरह से आपको दिख रहा होगा कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निबंध, नाटक और कहानी और कविता। तो नाटक तो हो ही नहीं सकता, तो ये निबंध होगा। ठीक है, ये निबंध, चिंतामणि एक निबंध जब आप पढ़ेंगे तो उससे पूरा एक निबंध है। ठीक है, निबंध के बारे में बताया गया। गबन, गबन तो फेमस है, किसकी रचना है? गबन हमारे मुंशी प्रेमचंद की रचना है, जो बहुत फेमस है। और शुक्ल युग की समावधि युग, शुक्ल युग की समावधि क्या है? शुक्ल युग की समावधि आपको पता है? शुक्ल युग की समावधि अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए, आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो ये 1919 के बीच है। ठीक है, नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। ठीक है, ये बायोग्राफी है, ये बायोग्राफी पे ही लिखा गया। मतलब ऐसे आपको 2 3 क्वेश्चन बोलेंगे किस विधा की रचना है, तक आपको पता होगा तो आप जल्दी से कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। प्री प्रवास, प्री प्रवास किस युग की रचना है? प्री प्रवास किस युग की रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 6, प्री प्रवास किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग और छायावादी युग। ये इसके आंसर होंगे द्विवेदी युग। ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला, मधुशाला नाम से पता चल रहा है कि हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। ठीक है, भारत भारती, ये भारत भारती जो है किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल यानी मॉडर्न टाइम पूछ रहा है, मॉडर्न टाइम मतलब अभी। तो 1843 से अब तक है। ठीक है, 1843 से अब तक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मतीराम किस युग के कवि है? मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम वो क्या थे? वो रीतिकाल के कवि थे। किस काल के कवि थे? रीतिकाल के कवि थे। कितने काल है? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो ये जो मतीराम है ये रीतिकाल के। और हास का अस्थायी भाव क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 बात कर लेते हैं। हास रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास। और शोक रस किसका रस है? करुण रस का है। ठीक है, और इसके बाद ये निर्वेद है, ये रति है। ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोहत ओढ़े पीठ पीत पट श्याम सलोने का मनोनीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपयुक्त में किसका अलंकार है? कौन सा अलंकार? ये यहाँ पर कौन सा अलंकार? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार यानी कि जो पीतल के जो ओढ़े हुए हैं वो कंपेयर किया गया, मतलब उपमेय उपमान की तुलना की। जब उपमेय उपमान की तुलना की जाए तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। रोहा छंद में कितने चढ़ होते? तो लोहा छंद में चढ़ सभी लोग को पता है 2 चढ़ होते हैं। आकर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है, और प्रत्यय क्या होता है? वो बाद में लगता है। तो इसमें हमसे उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग आ हो जाएगा। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं।
इसके बाद पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में पीला अंबर, यानी कोई पीला अंबर ओढ़ के चले तो यानी कि बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है। इसके बाद आश्रु, आश्रु का आपसे क्या पूछा है? आश्रु का आपसे पूछा क्या है? आश्रु का आपसे पूछा है तत्सम। तत्सम मतलब क्या होता है? उसका संस्कृत रूप, उसका संस्कृत रूप तो क्या हो जाएगा? अश्रु। क्या हो जाएगा उसका? उसका क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। ठीक है। कृतवाच, कृतवाच मतलब में किसी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। ताभ्य, ताभ्य, ताभ्य में शब्द में किसकी रचना है? ये चतुर्थी विभक्त की रचना है और बहुवचन है। चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन की रचना है। निम्न सर्वनाम क्या? ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद क्या आता है, थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको। उसके बाद आपका वर्णनात्मक खंड में क्या रहेगा? एक गद्य दिया रहेगा, गद्य से आपको संदर्भ लिखना होगा और उस जो लाइन खिंचा गया उससे आपको व्याख्या करना होगा। ठीक है। उसके बाद उसमें से देख के आपको आंसर लेंगे। ठीक इसी प्रकार एक पद भी रहेगा। ठीक इसी प्रकार क्या रहेगा? एक पद भी रहेगा, उसमें आपको ऐसे ही करना होगा। उसको गद्यांश लिखना, गद्यांश कैसे लिखा जाता है? संदर्भ कैसे लिखा जाता है? प्रस्तुत पाठ पुस्तक से लिया गया है, इसका रचयिता ये तैसा संदर्भ हो गया। उसके बाद जो लाइन खिंचाया गया उसका आपको अपने शब्दों में उसका भावार्थ लिखना है। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे पद में दिया रहेगा तो इसके आपको उत्तर लिखना होगा। ठीक है। तो आपको ये पद आपको पढ़े रहेंगे तो आपको पता ही पता चल जाएगा। ठीक है। उसमें संदर्भ लिखना पड़ेगा आपको, संदर्भ रेखांकित का व्याख्या करना होगा और उसका अलंकार, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। ठीक है। ये हो गए गद्य पद से क्वेश्चन हो गए। गद्य पद के बाद आपको संस्कृत में अनुवाद के लिए क्वेश्चन आएगा। संस्कृत में अनुवाद के लिए क्वेश्चन आएगा तो आप जो भी संस्कृत में दे रहेगा अगर आपको पढ़े होंगे तो इस संस्कृत से हिंदी में अनुवाद के लिए आपको 5 मार्क से क्वेश्चन है। संस्कृत से हिंदी में अनुवाद के लिए कितने क्वेश्चन मार्क्स से हैं? 5। तो आपको ये प्रश्न नंबर 3 से क्या रहेगा? संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करिए। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं क्या भाई? प्रश्न नंबर 4 से क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 4 से प्रश्न नंबर 4 से क्या रहेगा? को संदर्भ का हिंदी में अनुवाद करना। ये कोई पदांश है। ठीक है। ये इसको हिंदी में अनुवाद करना। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, मतलब यही जो सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी अच्छे से रहें, यही इसके बारे में अर्थ संस्कृत से अर्थ में देना है, संस्कृत से हिंदी में अर्थ लिखना है पद वाला। ठीक है। उसके बाद तुमुल खंड काव्य एक लिखना है जो 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। इसके बाद आपको जीवन परिचय लिखना है। तो जीवन परिचय आप तीनों में से किसी का याद करके जाएंगे तो आपको फंस जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र जयशंकर प्रसाद और आचार्य शुक्ल, तो आचार्य शुक्ल का आप याद कर चले जाना। और दो तुलसीदास और सूरदास फेमस है। तुलसीदास अगर सूरदास में किसी एक का आप याद किए तो उसका भी फंस जाएगा। ठीक है। तो आपको 2 जीवन परिचय आएंगे, एक गद्य से आएगा, एक पद्य से आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? एक श्लोक लिखना है, एक श्लोक लिखना है जो इस पाठ्य पुस्तक में नया है। ठीक है। तो कोई एक याद कर लीजिएगा। और निम्नलिखित दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। ठीक है। इसमें 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देना। आपके विद्या क्वेश्चन में आंसर इसके दिए रहेंगे, आराम से जाके कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9 जो 7 मार्क्स का रहेगा, पर्यावरण पर निबंध लिखना रहेगा। आतंकवाद किसी में से एक आपको निबंध लिखना पड़ेगा और एक आपको लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो यही आपका हिंदी का पेपर रहेगा। अच्छे से दीजिए, आप बेहतरीन नंबर पास होंगे। आपको 70 में से आप तो अगर अच्छे से पढ़ें तो 69 और 70 कहीं नहीं गया है। ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक।